ड्रामा की शुरुआत में हम महिला मुख्य पात्र मिन्सू और उसकी छोटी बहन यांसू को देखते हैं। यांसू एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। उसकी माँ उसे शूट के लिए तैयार कर रही होती है। वो मिन्सू से कहती है, तुम यांसू के साथ शूट पर जाओगी। मिन्सू वहाँ जाना नहीं चाहती, लेकिन माँ के जिद करने पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। मिन्सू की अपने बॉयफ्रेंड एसजी से मिलने की योजना थी, लेकिन माँ उसे जाने नहीं देती। इसलिए वो यांसू के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि वो उस मॉल में आ जाए जहाँ यांसू का शूट है। इसके बाद वो माँ से फोन मांगती है, लेकिन माँ साफ मना कर देती है और कहती है, तुम्हें अभी फोन की जरूरत नहीं है। यांसू के पास फोन इसलिए है क्योंकि उसे शूट पर जाना पड़ता है। अगले दृश्य में हम शूटिंग का माहौल देखते हैं। यांसू तैयार हो रही होती है, तभी मिन्सू के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, मैं पहुंच गया हूँ। मिन्सू यांसू को ये बताकर ऊपर जाने लगती है। वो कांच के दरवाजे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और अचानक भूकंप के झटकों से सब कुछ हिलने लगता है। नीचे से यांसू उसे पुकार रही होती है, नीचे आओ। लेकिन मिन्सू स्तब्ध खड़ी हर इमारत को गिरते हुए देख रही होती है। उसी पल यांसू उसकी ओर हाथ हिलाती हुई अचानक मलबे में गायब हो जाती है। अचानक दृश्य बदलता है और पता चलता है कि ये सब मिन्सू का सपना था। वो घबराकर जाग जाती है और खुद को समझाती है, हर सपना सच नहीं होता। अगले दृश्य में एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है, जहाँ मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। मैनेजर आकर उनसे पूछता है, काम नहीं करोगे क्या? मजदूर जवाब देते हैं, पहले हमारे पिछले काम का पैसा दो, फिर काम करेंगे। उन्हीं मजदूरों में ली कांग भी होता है। वो सभी मजदूरों की तनख्वाह की मांग करता है। मैनेजर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू एक भिखारी है। ये सुनकर ली कांग भी उसे मारने लगता है और गुस्से में कहता है, हमें से कोई भी भिखारी नहीं है। अगले दृश्य में मिन्सू बिल्डिंग के डिजाइन बना रही होती है। उसका काम आर्किटेक्चरल मॉडल तैयार करना है। उसकी माँ पास में सो रही होती है। तभी एक ग्राहक आता है तो वो माँ को जगाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने रात में बहुत शराब पी रखी थी। ये देखकर वो उदास हो जाती है। दूसरी तरफ ली कांग अपने दोस्त सांग मैन के साथ होता है। तभी उसे एक कॉल आती है और वो वहाँ से जाने लगता है। सांग मैन उसे रोकते हुए कहता है कि वहाँ मत जाओ, लेकिन ली कांग उसकी बात नहीं सुनता। सांग मैन भी उसके साथ चलने लगता है, लेकिन ली कांग कहता है, तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद ली कांग मेरी क्लब पहुँच जाता है। अगले दृश्य में मिन्सू अपने बॉस से डिजाइन के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है, आपने जो ब्लूप्रिंट दिया है उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन करना जोखिम भरा है, लेकिन बॉस कहता है क्लाइंट को ऐसा ही चाहिए। मिन्सू समझाती है, इससे बिल्डिंग गिरने का खतरा है। अगर आपको मॉडल चाहिए तो सही ब्लूप्रिंट लेकर आइए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी जुवान नाम का एक लड़का बॉस के पास आता है और मिन्सू का डिजाइन देखकर बहुत प्रभावित होता है। अगले दृश्य में मिन्सू को उसके बॉस का फोन आता है। वो बताता है कि जुवान के प्रोजेक्ट के लिए उसे चुना गया है। दूसरी ओर मेरी ली कांग को एक लड़की की तस्वीर देती है और कहती है, बोटाउन के डायरेक्टर ने इस लड़की के साथ शारीरिक अत्याचार किया है। तुम्हें जाकर डायरेक्टर से डील करनी है और कहना है कि ये लड़की तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम्हें मुआवजा चाहिए। अगले दृश्य में ली कांग डायरेक्टर का कार्ड देखता है और उसे अतीत का एक दृश्य याद आता है। वो अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर आया था। उसके पिता का काम बाकी था, इसलिए उन्होंने उससे कहा, मॉल में जाकर इंतजार करो। वो वहाँ आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी अचानक भूकंप आता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। कुछ ही पल में मॉल टूटकर गिर जाता है। तभी उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है, बचाओ। वर्तमान में अगले दिन ली कांग डायरेक्टर युंग से मिलने कंपनी पहुंचता है। वो मुआवजे की मांग करता है, जिससे युंग गुस्से में आ जाता है। ली कांग उसे धक्का देते हुए कहता है, पैसा दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसी कंपनी में मिन्सू भी जुवान से प्रोजेक्ट की बात करने आई होती है। एक कर्मचारी उसे डिजाइन सैंपल देकर कहता है, मिस्टर जुवान 16वीं मंजिल पर है, ये उन्हें दे दीजिए। मिन्सू सीढ़ियों से 16वीं मंजिल तक चढ़ते चढ़ते बुरी तरह थक जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर ली कांग से हो जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि उसे पकड़ लेती है। कुछ पल बाद ली कांग चिढ़कर कहता है, चलते वक्त देख नहीं सकती, ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? मिन्सू तुरंत उससे अलग हो जाती है। फिर वो जुवान को दस्तावेज देकर कहती है, आपने मुझे बुलाया था। इसके बाद वो वापस सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। जुवान उसे लिफ्ट इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन वो जवाब देती है, मुझे सीढ़ियों से जाना पसंद है। अगले दृश्य में मेरी ली कांग को उसका कमीशन देती है। ली कांग उससे कहता है, डायरेक्टर युंग मॉल बना रहा है, उसे मजदूरों की जरूरत होगी, मुझे वहाँ काम चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी उसे जड़ी बूटी की दवा देती है। ली कांग उनसे कहता है, वो पैसे मेरी बहन को भेज देना। दूसरी तरफ जब मिन्सू घर पहुँचती है तो उसकी आंटी बताती है कि उसकी माँ बाहर गई है। मिन्सू तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। वो सड़क पर एक औरत से लड़ रही होती है क्योंकि उसने बहुत शराब पी रखी होती है।
है। मिन्सू उसे पकड़कर घर ले जाने लगती है। रास्ते में मिन्सू कहती है सब कुछ भूल जाओ, लेकिन उसकी माँ रोते हुए कहती है मैं चाहकर भी यानसू को नहीं भूल सकती, उसकी मौत मेरी गलती से हुई है। ये सुनकर मिन्सू उदास हो जाती है। वो माँ को घर लाकर सुला देती है और अपनी बहन की तस्वीर देखकर कहती है तुम हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस हादसे में पूरी बिल्डिंग गिर गई थी और बहुत लोग मारे गए थे। मिन्सू घायल हालत में अस्पताल में होती है। उसके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं। माँ घबराकर पूछती है यानसू कहाँ है। मिन्सू जवाब देती है मुझे नहीं पता। माँ रोने लगती है। पिता यानसू को ढूंढने जाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। माँ रोते हुए मिन्सू को दोष देती है तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। तब पिता गुस्से में कहते हैं उसे दोष मत दो, तुमने दोनों को अकेले वहाँ क्यों भेजा था, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मिन्सू का बच जाना ही हमारे लिए चमत्कार है। वर्तमान में मिन्सू कहती है कोई चमत्कार नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। इसके बाद वो अपने पिता के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसके पिता उसके लिए नूडल्स बनाते हैं। मिन्सू कहती है आज यानसू का जन्मदिन है, आपको घर आना चाहिए था। दूसरी तरफ ली कांग सोते समय उस हादसे का सपना देखता है जिसमें लोग मलबे से निकाले जा रहे होते हैं और एक लड़का मलबे के नीचे फंसा होता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो उस मैनेजर के पास जाता है जिसने उसे बिना तनख्वाह दिए नौकरी से निकाल दिया था। गुस्से में उससे बात करने लगता है। मैनेजर अपने 2 आदमियों के साथ उसके सामने आ जाता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर जब मिन्सू अपने पिता के रेस्टोरेंट से घर लौट रही होती है तो वो सड़क पर ली कांग को बेहोश पड़ा देखती है। वो उसे उठाकर अपने पिता के पास ले जाती है, उसके घाव साफ करती है और पट्टी बांध देती है। सुबह जब ली कांग की आंख खुलती है तो वो खुद को मिन्सू के पिता के घर में पाता है। उसके पिता उसे फोन देते हुए कहते हैं तुम्हारे पास कॉल आ रहे हैं। इसके बाद ली कांग अपनी बहन से मिलने जाता है। उसकी बहन उसे भेजे गए पैसे वापस कर देती है, लेकिन ली कांग जबरदस्ती पैसे उसके बैग में रख देता है। अगले दिन ऑफिस में मिन्सू के सहकर्मी मॉल वाले हादसे की बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अब उस जगह का दोबारा निर्माण हो रहा है। वो बहुत बड़ा हादसा था जिसमें 48 लोग मारे गए थे। मिन्सू धीरे से कहती है सिर्फ 48 लोग नहीं मरे थे, उनके साथ 48 परिवार भी खत्म हो गए थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जुवान भी उसकी बात सुन लेता है। मिन्सू मृतकों की सूची देखती है और उसमें यानसू का नाम पढ़कर उदास हो जाती है। दूसरी ओर ली कांग मॉल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के लिए आता है जहाँ वो उन मृत लोगों की याद में बना स्मारक देखता है। रात में वो हथौड़े से उस स्मारक को तोड़ देता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन जब ली कांग मॉल में आइसक्रीम खा रहा था। वो मुंह को दुकान के बाहर लिपस्टिक लगाते हुए देखता है। उसे देखकर उसके मन में शरारती ख्याल आता है और वो कांच के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। तभी अचानक भूकंप के झटकों से सब कुछ गिरने लगता है। कांच का वो दरवाजा भी टूट जाता है और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। कुछ समय बाद जब ली कांग को होश आता है तो वो खुद को मलबे के नीचे दबा हुआ पाता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर किसी भारी चीज के नीचे फंसा होता है। दर्द और डर से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वर्तमान में जब वो स्मारक तोड़ रहा होता है तो ली कांग सोचता है समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो कुछ समय के लिए ही रहती है, लेकिन वो फिर कभी भी लौट सकती है। अगले दृश्य में मिन्सू बाथ हाउस के एक ग्राहक की वजह से ऑफिस के लिए देर हो जाती है। तभी मिस्टर जुवान खुद उसे लेने उसके घर आ जाते हैं। मिन्सू पूछती है हमें कहाँ जाना है। जुवान जवाब देता है आज हम उस साइट पर जा रहे हैं जहाँ पहले हादसा हुआ था। अब वहाँ दोबारा निर्माण हो रहा है। वहाँ जाते समय मिन्सू को यानसू की याद आने लगती है। साइट पर पहुंचकर जुवान देखता है कि स्मारक टूटा हुआ है, जिससे सभी मजदूर चिंतित हो जाते हैं कि आखिर इसे किसने तोड़ा होगा। दूसरी ओर ली कांग मिन्सू के पिता की दुकान पर आता है और पूछता है उस दिन मुझे यहाँ लाने वाली लड़की कौन थी, लेकिन मिन्सू के पिता उसे नूडल्स खाने के लिए देते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं। अगले दृश्य में साइट मैनेजर जुवान से कहता है ये अजीब है, रात में यहाँ कोई नहीं आया था, फिर ये स्मारक कैसे टूट गया। जुवान सोचते हुए कहता है इसका मतलब है कि ये किसी स्टाफ का काम है। मैनेजर कहता है हमने एक नया वर्कर रखा है, शायद उसी ने किया हो। फिर वो ली कांग का रिज्यूमे जुवान को भेज देता है। अगले दृश्य में रात के समय मिन्सू काम करते करते पानी पीने बाहर आती है। वो अपनी माँ को कहीं नहीं देखती तो उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ बाहर बने बाथटब में बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत उसे अंदर लेकर आती है। वो सोचती है कि उसकी माँ ने शराब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। गुस्से और डर में वो घर की सारी शराब की बोतलें फेंकने लगती है। माँ उसे रोकती है तो मिन्सू रोते हुए कहती है अगर आपको आत्महत्या करनी है तो पहले मुझे बता देना और अब मुझसे वादा करो कि आप शराब नहीं पियोगी। मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगले दृश्य में ली कांग मिन्सू को बस स्टॉप पर खड़ा देखता है और पूछता है क्या तुम यहाँ काम करती हो। मिन्सू कहती है हाँ। ली
कांग कहता है, मैं भी यही काम करता हूँ। फिर वो बस स्टॉप का नाम देखकर कहता है, इस बस स्टॉप का नाम बड़ा अजीब है। मिन्सू पूछती है, क्यों? वो कहता है, यहाँ सोल लिखा है, लेकिन वो मॉल तो अब है ही नहीं। इतने में बस आ जाती है। मिन्सू बस में चढ़ जाती है और ली कांग भी उसके साथ बस में चढ़कर उसके ऑफिस तक उसका पीछा करता है। ऑफिस में जुवान मिन्सू से कहता है, अगर तुम मॉल प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहती तो नौकरी छोड़ सकती हो। लेकिन मिन्सू दृढ़ता से कहती है, नहीं, मैं यही काम करना चाहती हूँ। अगले दिन मिन्सू अपने पिता को तलाक के कागज देती है और पूछती है, आप माँ को तलाक क्यों देना चाहते हैं? क्या आप किसी और से शादी करना चाहते हैं? पिता शांत स्वर में कहते हैं, नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ के साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। मिन्सू कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको माँ से बात करनी चाहिए। उसी समय ली कांग वहाँ होता है और उनकी बातचीत सुनकर समझ जाता है कि मिन्सू उनकी बेटी है। इसके बाद मिन्सू घर लौट रही होती है। सड़क पार करते समय अचानक उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी ली कांग उसे धक्का देकर दूसरी तरफ कर देता है। उसकी वजह से सामने से आ रही बाइक फिसल जाती है। मिन्सू तुरंत उस लड़के की मदद के लिए जाती है और ली कांग से भी मदद करने को कहती है। ली कांग बाइक खड़ी करता है और लड़के को डांटते हुए कहता है, हेलमेट के बिना गाड़ी चला रहे थे, पुलिस बुलाओ क्या? मिन्सू उसे शांत कराती है और लड़के को उठाकर मदद करती है। अगले दृश्य में जुवान ली कांग को ऑफिस बुलाता है और पूछता है, स्मारक तुमने तोड़ा था, है ना? ली कांग इनकार करता है, लेकिन जुवान कहता है, मेरे पास सबूत है, वो बहुत महंगा स्मारक था, तुम्हें जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, मॉल साइट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखो। ली कांग पूछता है, क्यों? जुवान जवाब देता है, अब मैं कोई गलती नहीं चाहता, मुझे हर जानकारी चाहिए। ली कांग इस बात के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस कैंटीन में ली कांग मिन्सू से कहता है, अब मैं भी यही काम करूंगा। मिन्सू कहती है, लोगों पर भरोसा करना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। ली कांग ठंडे स्वर में कहता है, किस पर भरोसा करूं? किसी पर भरोसा मत करो, सिर्फ खुद पर। ये कहते हुए उसे अतीत का दृश्य याद आता है जब वो मॉल के मलबे में फंसा हुआ था। बचाव दल किसी को बाहर निकाल रहा था। वो भी मदद के लिए पुकारता है, लेकिन तभी मलबा गिरने लगता है और बचाव दल पीछे हट जाता है। दरअसल वे लोग मिन्सू को बचाकर बाहर निकाल रहे थे। वर्तमान में ली कांग कहता है, जब अपनी जान की बात आती है तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। अगले दृश्य में जुवान मिन्सू से कहता है, मॉडल अच्छे से बनाने होंगे, अगर कुछ पूछना हो तो ऑन साइट मैनेजर से पूछ सकती हो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मिन्सू पूछती है, उस ऑन साइट मैनेजर का नाम क्या है? अगले दृश्य में मिन्सू अपनी दोस्त शिन से कहती है, मैं जितना उस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ उतना ही उसके करीब रहना पड़ रहा है। अब हमें एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है। ली कांग ही ऑन साइट मैनेजर है। अगले दिन मिन्सू शिन को अस्पताल चेकअप के लिए लेकर जाती है। चेकअप के बाद वो टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। वो शिन की व्हीलचेयर टैक्सी की ओर ले जा रही होती है, तभी व्हीलचेयर फंस जाती है। तभी ली कांग आता है और शिन से पूछता है, अगर मैं तुम्हें उठाकर टैक्सी तक ले जाऊं तो कोई परेशानी तो नहीं? शिन हामी भर देती है। ली कांग उसे उठाकर टैक्सी में बैठा देता है और मिन्सू से कहता है कि वह भी साथ जाए। तभी ली कांग की बहन बाहर आती है। मिन्सू उसे नमस्ते करती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। अगले दृश्य में मिन्सू की सहकर्मी बताती है कि जुवान की मंगेतर इस कंपनी की एक डायरेक्टर है। उनकी सगाई टूट गई थी, जिसके बाद वो विदेश चली गई थी। अब वो वापस आ गई है और इसी प्रोजेक्ट पर जुवान के साथ काम करेगी। शाम को मिन्सू पार्किंग में जुवान को उसकी एक्स फियांसे हुन के साथ कार में देखती है। अगले दिन साइट पर मिन्सू फिर हुन को देखती है। तभी ली कांग उससे कहता है, जुवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हुन के जाने के बाद मिन्सू साइट के पानी के सिस्टम की जांच करने लगती है। वो टैंक के पास बैठकर तस्वीरें खींच रही होती है। तभी हवा से उसके कागज उड़ने लगते हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश में वह फिसलकर टैंक के अंदर गिर जाती है। अगले दृश्य में ली कांग यूनी से मिन्सू के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। टैंक बहुत बड़ा होता है, इसलिए मिन्सू उसमें फंस जाती है। वो मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उस तरफ कोई मजदूर नहीं होता, इसलिए उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। थककर वो वही बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे ढूंढते हुए ली कांग वहाँ आता है और उसके सामान देखकर समझ जाता है कि वो टैंक के अंदर है। वो उसे बाहर निकालता है और गुस्से में कहता है, तुमने जोर से चिल्लाया क्यों नहीं? क्या आत्महत्या करने का इरादा था? मिन्सू घबराकर कहती है, नहीं। वो पूछता है, फिर अकेले यहाँ क्यों आई? मिन्सू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम ही तो कहते हो किसी पर भरोसा मत करो। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। ली कांग देखता है कि मिन्सू पूरी तरह भीग चुकी है, तो वो उसे अपनी जैकेट दे देता है। मिन्सू धन्यवाद कहती है। ली कांग शांत स्वर में कहता है, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी, हिसाब बराबर। इसके बाद दोनों बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। मिन्सू कहती है, मेरी माँ बात हाउस चलाती है। ली कांग कहता है, ये तो अच्छी बात है। बस आती है और मिन्सू उसमें चढ़ जाती है। वो देखती है कि ली कांग बस में नहीं चढ़ रहा तो पूछती है, तुम नहीं आ रहे? वो कहता है,
नहीं, मेरा घर पास में ही है, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ली कांग एक दुकान पर कुछ खा रहा होता है। तभी मिन्सू उसके सामने आ जाती है। वो हैरान होकर कहता है, तुम तो बस में थी। मिन्सू कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए उतर गई। फिर वो भावुक होकर कहती है, आज मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दृश्य में जुवान और हुन साथ बैठे होते हैं। हुन उससे कहती है कि वो उसे डेट करे। जुवान कहता है, ये संभव नहीं है। हुन मुस्कुराकर पूछती है, क्या डेट करने के बाद शादी करना जरूरी है? जुवान कहता है, हाँ। हुन ठंडे स्वर में जवाब देती है, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें डेट कर सकती हूँ। जुवान उसकी बात ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में जुवान मिन्सू से पूछता है, तुम ठीक हो? मुझे पता चला कि कल साइट पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे बुरा लगा। अगली बार ऐसी कोई स्थिति हो तो तुम मुझसे मदद ले सकती हो। मिन्सू हल्के से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है। अगले दृश्य में हिजुन सभी कर्मचारियों को टीम डिनर पर ले जाती है। वहाँ चिकन ग्रिल करते समय मिन्सू का हाथ जल जाता है। उसने सबके लिए बहुत सारा चिकन ग्रिल किया होता है, लेकिन डायरेक्टर उसे डांट देता है। उदास होकर वो ड्रिंक लेने का बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। ली कांग भी उठकर बाहर चला जाता है। मिन्सू बाहर उदास खड़ी होती है। तभी जुवान उसका बैग देने आता है। ली कांग दूर से दोनों को बात करते हुए देखता है। वो मिन्सू के लिए मरहम लेकर आया होता है, लेकिन बिना दिए ही वापस चला जाता है। अगले दिन मिन्सू ली कांग की जैकेट लौटाने आती है और उसे धन्यवाद देती है। ली कांग पूछता है, इतनी दूर सिर्फ ये लौटाने आए हो? मिन्सू कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने स्मारक क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें जुवान से बात करते सुना था। ये तुम्हारा ही काम था। ली कांग शांत स्वर में कहता है, हाँ, मैंने ही तोड़ा था। फिर मिन्सू पूछती है, क्या तुम भी उस हादसे के समय वहाँ थे? ये सुनते ही ली कांग को अतीत का दृश्य याद आता है। वो मलबे के नीचे फंसा हुआ था। उसे किसी लड़की की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई देती है। ली कांग उससे कहता है, मेरी तरफ आओ, वहाँ बहुत अंधेरा है। वो आगे कहता है, मेरी आवाज का पीछा करो, मैं लगातार बोलता रहूंगा। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर आने लगती है। अचानक ली कांग चुप हो जाता है। लड़की डरकर कहती है, क्या आप कोई गाना गा सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तब ली कांग उसके लिए गाना गाता है और वो उसके पास पहुंच जाती है। वर्तमान में ली कांग मिन्सू से पूछता है, क्या तुम एसोल के बारे में जानती हो? मिन्सू कहती है, नहीं। ली कांग गुस्से में पूछता है, तुम सच में नहीं जानती? वो कहती है, हाँ, नहीं जानती। ली कांग बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि मिन्सू अभी भी वही खड़ी उसे देख रही है। वो पूछता है, कितनी देर तक यूं ही खड़ी रहोगी? मिन्सू कहती है, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ली कांग ठंडे स्वर में कहता है, मैं उस हादसे के समय वहाँ नहीं था, अब यहाँ से जाओ। मिन्सू कहती है, तुम इतने शांत होकर जवाब कैसे दे सकते हो? ली कांग गुस्से में कहता है, जब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है तो पूछ क्यों रही हो? और अगर मैं वहाँ होता भी तो क्या फर्क पड़ता? तुम्हें सिर्फ अपने जवाब की चिंता है, दूसरे के एहसासों की कोई परवाह नहीं। तुम बहुत स्वार्थी लड़की हो। अगले दृश्य में मिन्सू ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी यून उसे एक पैकेट देता है जिसमें मरहम और दवाइयाँ होती है। मिन्सू कहती है, ये मेरा नहीं है। यून कहता है, उस दिन ली कांग ये तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुम जा चुकी थी, इसलिए वो यही छोड़ गया। क्या तुम्हारा उस लड़के से कोई रिश्ता है? मिन्सू तुरंत कहती है, नहीं, ऐसी बातें मत करो। इसके बाद मिन्सू एक ऑफिस कर्मचारी से ली कांग का रिज्यूमे लेती है और उसका पता कॉपी कर लेती है। अगले दृश्य में वो ली कांग को ढूंढते हुए मेरी के क्लब पहुंचती है, क्योंकि उसके रिज्यूमे में वही पता लिखा होता है। वो वहाँ सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी ली कांग उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये जगह बहुत महंगी है, बाहर चलकर बात करते हैं। दोनों बाहर आकर बैठते हैं। ली कांग उससे पूछता है, यहाँ आने की वजह क्या है? मिन्सू कहती है, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे सच में माफ कर दो। ली कांग कहता है, जो लोग मर गए उनकी याद में स्मारक बनाने से क्या उनके परिवार का दुख खत्म हो जाएगा? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। मिन्सू कहती है, तुमने सही किया। ली कांग पूछता है, फिर तुमने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा था? मिन्सू बात बदल देती है। दूसरी ओर याजुन को पता चलता है कि ली कांग उन मजदूरों में से एक का बेटा है जिसकी मौत उसी साइट पर हुई थी। ये जानकर वो उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। अगले दिन ली कांग जुवान से कहता है, मैं जिस स्मारक को तोड़ा था उसकी जगह नया स्मारक लगाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। जुवान कहता है, ठीक है, हेड ऑफिस से मंजूरी का इंतजार करते हैं। इसके बाद जब ली कांग साइट पर जा रहा होता है तो जल्दी में आती हुई मिन्सू उससे टकरा जाती है। ली कांग कहता है, तुम हमेशा मुझसे ही टकराती रहती हो, सामने देखकर नहीं चल सकती? मिन्सू मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे? वो कहता है, नहीं, मुझे और काम था। ऑफिस में जुवान मिन्सू को उसका लंच बॉक्स देता है जो वो उसकी कार में भूल गई थी। मिन्सू देखती है
कि जुवान ने उसके लिए लंच पैक किया है तो वो खुश हो जाती है। रात में हिजुन ली कांग को डिनर के लिए बुलाती है और पूछती है, क्या जुवान को पता है कि तुम्हारे पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और उसी साइट पर उनकी मौत हुई थी? ली कांग कहता है, नहीं, हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है। अगले दिन साइट पर ली कांग मिन्सू से कहता है, चलो साथ में लंच करते हैं। लंच के दौरान वो पूछता है, तुम दिन भर ड्राइंग और फोटो खींचती रहती हो, तुम्हारा काम क्या है? मिन्सू कहती है, मैं मॉडल बनाती हूँ। फिर वो समझाती है कि मॉडल बनाने से हादसों की संभावना कम की जा सकती है। ली कांग उसकी बात सुनकर कहता है, तुम अच्छा काम कर रही हो। खाना खाने के बाद ली कांग उसके लिए आइसक्रीम खरीदता है। मिन्सू कहती है, ये बहुत महंगी है। ली कांग मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद कहो और चुपचाप खाओ, कभी कभी मीठा खाना चाहिए। फिर मिन्सू पूछती है, मैंने तुम्हारे पैर पर सर्जरी का निशान देखा था, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ली कांग बात टालते हुए कहता है, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी खा लो। अगले दृश्य में मीटिंग के दौरान मिस्टर यंग मिन्सू को डांट देते हैं, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। ली कांग उसे उदास देखता है और अपने घर ले जाता है। वहाँ किताबें देखकर मिन्सू पूछती है, तुम्हें कॉमिक्स पसंद है? वो मुस्कुराकर कहता है, बहुत ज्यादा। दोनों देर तक किताबों के बारे में बातें करते हैं। मिन्सू किताब पढ़ रही होती है और ली कांग उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है। अगले दिन जुवान मिन्सू से कहता है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मिन्सू पूछती है, क्या? वो उसे ली कांग के साथ स्मारक के लिए मार्बल चुनने भेज देता है। दुकानदार जो मार्बल दिखाता है वो मिन्सू को पसंद नहीं आता। वो कहती है, कोई और बेहतर मार्बल दिखाइए। ली कांग कहता है, पत्थर पर नाम लिख देने से कुछ नहीं बदलता। दुकानदार जवाब देता है, स्मारक बनाने का मकसद यही होता है कि परिवार अपने प्रियजनों को हमेशा याद रख सके। बाद में मिन्सू ली कांग से कहती है, वो दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा था, स्मारक इसी वजह से बनाए जाते हैं। ली कांग कहता है, उसके हाथ बहुत सख्त थे। जो आदमी इतनी मेहनत करता है वो गलत बात नहीं कहेगा।